हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था वो क्या था, बायो सावर्ट्स लॉ। ओके, कितना आया था, एक जैसे ये एलिमेंट कोई वायर है, इसमें इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है dB इक्वल टू आ गया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे r होता था इस एलिमेंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली डिस्टेंस और थीटा होता था अगर करंट इधर है तो ये वाला, ठीक है। अब इस बायो सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन, यानी मैं इसको बायो सावर्ट्स लॉ को यूज करके किस किस असेंबली या किस किस चीज के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ ना। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स, ठीक है। इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इससे मुझे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन निकालना कोई खास बात नहीं है, करंट की डायरेक्शन में थंब करो तो डायरेक्शन तो अंदर की तरफ आएगी। चलो अब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। देखो अब मैं जो जानता हूँ वो तो स्मॉल एलिमेंट के कारण ही जानता हूँ, है ना। ये तो डीएल एलिमेंट के लिए है, जहाँ पे डीएल क्या है, एलिमेंट की लेंथ, और ये वायर ऐसा है कि ऊपर एंगल बना रहा है φ1 और नीचे एंगल बना रहा है φ2, ठीक। तो मैं जो अपन लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, एक मिनट। तो मैंने क्या किया, ये लिया वायर, ये आर डिस्टेंस, ये एंगल φ1 दे रखा है आपको, ये एंगल φ2 दे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वायर को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कीजिए, हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लिखिए और फिर सभी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए ये यहाँ से x दूरी पे मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dx मान लीजिए। अच्छा, और ये एलिमेंट ऐसा है कि ये यहाँ से थीटा एंगल पे पड़ रहा है, और अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 प्लस थीटा, होगा या नहीं होगा। अब इस छोटे से एलिमेंट का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी dB, वो कितनी होगी, वो होगी म्यू नॉट आई dl। dl होती है लेंथ ऑफ एलिमेंट, जो आपने इस क्वेश्चन में dx ली, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा। साइन थीटा में साइन और थीटा होता है एंगल बिटवीन dl एंड r क्या होता है, एलिमेंट को उस पॉइंट से जोड़ने वाली लेंथ, यानी ये आपका r है, एलिमेंट को इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उससे जोड़ने वाली लेंथ, और ये आपका एलिमेंट की लेंथ की डायरेक्शन है। तो इनमें एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। तो साइन थीटा में जो यहाँ पे थीटा आएगा वो आएगा 90 प्लस थीटा, है ना। जो ऐसा होता था ना, ये एलिमेंट होता था, इसके कारण मैं r डिस्टेंस पर निकालता था, तो r तो क्या होता था, एलिमेंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाली लेंथ ये, और थीटा यहाँ पे था एलिमेंट और इसके बीच में एंगल। तो यहाँ से इस छोटे से एलिमेंट के लिए एलिमेंट की लेंथ तो dx, और एलिमेंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90 प्लस थीटा। अच्छा जी, और r क्या होगा, एलिमेंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाली लेंथ, यानी ये वाली लेंथ को मैं बोलूंगा क्या चीज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोला जाएगा r। तो देखो फॉर्मूला कितना हो गया, म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन 4 पाई अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी ये वाली लेंथ। इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया मैंने, इतना d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, r का स्क्वायर करना है ना आपको, तो रूट आता, रूट का स्क्वायर इतना हो गया, ठीक है।
अच्छा ये एक एलिमेंट के कारण है, ऐसे सभी एलिमेंट के कारण लिखना है मुझे और फिर सबका ऐड करना है। ये काम मेरे लिए इंटीग्रेशन कर देगा। और उससे पहले एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि जिस चीज को आप ऐड कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी है ना। अभी इसमें कहीं पे भी एलिमेंट ले लो तो करंट की डायरेक्शन जब सभी में एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सभी की क्या आएगी, सेम आएगी। अच्छा अगर सभी वेक्टर्स जिनको जोड़ रहे हो उनकी डायरेक्शन सेम आती है तो सम इज कन्वर्टेड इनटू स्केलर सम, वेक्टर सम इज कन्वर्टेड इनटू स्केलर सम। तो आप सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन सभी की सेम नहीं आती जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में किया था, देन अपन क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो उसके दो कंपोनेंट बनाओ और फिर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इंटीग्रेशन होता है। ये जो अभी अपन एप्लीकेशन करने लग रहे हैं ये सेम वैसे के वैसे, रिजल्ट भी वैसे के वैसे आएंगे सब कुछ। और जो अच्छा बच्चा होगा उसको लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें दोबारा चल रही हैं, क्योंकि ये एक काम अपन ने किया था, ये लैंप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इसके जगह अपन ने क्या लिया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह करंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको निकालना है। अब सभी की डायरेक्शन सेम आ रही है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो भाई, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो डीबी का इंटीग्रेशन तो हो गया भाई बी, और इधर जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो भाई। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। सर जी आई सभी में सेम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर जी sin 90 प्लस थीटा, ये cos थीटा होने वाला है, कोई शक वाली बात नहीं है। ये बचेगा dx और नीचे बचेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सर जी देखो दो चीजें वेरिएबल है इसमें, थीटा और x। जैसे आप ये एलिमेंट यहाँ की जगह यहाँ लोगे, यानी जब आप x को चेंज करोगे तो क्या थीटा चेंज हो जाएगा, यस सर। क्या आपका x भी चेंज हो जाएगा, यस सर। तो दो चीज वेरी कर रही है एक साथ, एक तो कर रहा है थीटा और एक कर रहा है x। तो ये दोनों अंदर रख ली, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए अलग लगाएगा, और ना ही x कांस्टेंट है। तो ये दोनों टर्म इंटीग्रेशन के अंदर, और जो बाकी कांस्टेंट थे वो सबको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। अच्छा जी अब इंटीग्रेशन करने के लिए तो मुझे लिमिट भी लगानी पड़ेगी एक बात को, और दूसरी बात अब इसमें दो दो वेरिएबल है x और थीटा, तो इंटीग्रेशन तभी होगा जब एक वेरिएबल बचेगा, और लिमिट भी तभी उसी वेरिएबल की तो होगा। यहाँ पे थीटा की लिमिट लगाओगे x की लिमिट लगाओगे ना, प्रॉब्लम होती है। तो जब मोर देन वन वेरिएबल होते हैं तो इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं अपन। तो अपन क्या करें, या तो x को थीटा में कन्वर्ट कर लें या थीटा को x में कन्वर्ट कर लें, या तो x को थीटा में या थीटा को x में कन्वर्ट कर लें, है ना। अगर अपन x को थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, बाकी आप कर कैसे भी लो एक ही बात है। अब x को थीटा में कैसे कन्वर्ट करें, तो x और थीटा में रिलेशन देखो, तो आपको जो ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल में आपको दिखाई देगा कि tan थीटा बराबर x बाई r होगा, तो r tan थीटा बराबर x होगा। तो भाई दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो r सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dx। कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है ना, ये चीज आपको आनी चाहिए। और आपको बहुत अच्छा इंटीग्रेशन नहीं आता है तब भी इतनी चीज तो आप याद ही रख सकते हो ना, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा अब ऐसा वैल्यू पुट करते ही जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन कोस थीटा dx की वैल्यू रख दीजिए भाई, dx की वैल्यू है r सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे रखो x की जगह r tan थीटा, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चलिए जी आगे देखिए, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब ऐसा करने के बाद देखो इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, क्या ये एक cos थीटा एक सेकंड थीटा को कट कर देगा, यस सर। अब आपके पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई, ऊपर देखो r बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा सेकेंड थीटा d थीटा, नीचे से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो देखो r स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। एक r से एक r कैंसिल हो गया, एक सेकेंड थीटा से एक सेकेंड थीटा कैंसिल हो गया, तो b बच गया म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r कोस थीटा d थीटा। भाई नीचे बता था ना सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा का इनवर्स क्या रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोस थीटा। अब देखो अब जो इंटीग्रेशन बचा है इसमें सिर्फ थीटा बचा है, x तो गायब हो गया। अब थीटा की लिमिट लगा दो। अब जो ये थीटा है इस पूरे वायर के लिए देखो, जब यहां से लेके यहां तक एडिशन करोगे तो थीटा की वैल्यू -5 से लेके +5 माइनस का मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितना जाना है -5 माइनस मतलब नीचे की तरफ से लेके ऊपर कहां तक जाओगे, थीटा की वैल्यू कितनी चेंज होगी +5 तक, कहां तक +5 तक।
ये लग गई आपकी लिमिट, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा b इक्वल टू आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। तो इधर लिख लो भाई साइन थीटा और ये लिमिट लगा दो 1 से लेके -5। अब रखोगे जब ये आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 1 माइनस साइन माइनस का 2। सोल्व कर लो, रिजल्ट आ गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 1 प्लस साइन 2। ठीक है, ये आता है रिजल्ट। देखिए जो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, यानी जो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है। यहाँ पे φ1 है r के साथ अपर एंड का एंगल और φ2 है r के साथ लोअर एंड का एंगल, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जैसे ये वायर है, अब देखो φ2 की वैल्यू तुम पहले से नेगेटिव रख चुके हो। अब सिंपल सा जब φ1 होगा ये ऊपर वाला एंगल और φ2 होगा ये नीचे वाला एंगल। अगर मान लो कोई वायर ऐसा है और मैं कहूँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो लोअर एंड को जोड़ने वाली लेंथ ये, अपर एंड को जोड़ने वाली लेंथ ये, और इस पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो बेटा जो अपर एंड को जोड़ रहे हैं तो होगा φ1 और ये वाला होगा φ2। अच्छा φ2 किधर होता था? नीचे। ये कहाँ रहा है? ऊपर। तो देखो नीचे आए तो φ2 की वैल्यू तुम नेगेटिव रख चुके हो तो सिंपल प्लस रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा उल्टा आए, ये भी ऊपर की तरफ आए, तो φ2 की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी आपको? नेगेटिव, है ना। जैसे कि मान लो ये कोई वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये लोअर एंड को जोड़ने वाली लेंथ, ये अपर एंड को जोड़ने वाली लेंथ, ये इस पे परपेंडिकुलर। मान लो ये एंगल मैं आपको दूं 30 और ये एंगल दूं बेटा आपको मैं 60 डिग्री दिया, तो बेटा φ1 की वैल्यू तो 60 ही होगी, क्योंकि φ1 तो अपन ऊपर ही मेजर करते आ रहे थे, ऊपर ही मेजर हो रहा है। और φ2 की वैल्यू, क्योंकि वायर यहाँ तक ही है, अपन को नीचे 30 होता है, ऐसे होता जब तो प्लस लेते, पर फिलहाल अभी φ2 जो डेरिवेशन में अपन ने नीचे लिया है और ये फिलहाल ये ऊपर आ रहा है, तो इसको -30 ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे रहेंगे, बाकी अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा, कोई खास बात नहीं है ना। चलिए जी, और आगे देखिए, मैंने आपसे बोला ये वायर निकालना, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये स्पेशली आपके जो सिलेबस में सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसका डेरिवेशन तो आपके कोई काम आने वाला नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहो तो आप डेरिवेशन छोड़ सकते हो, आप सिंपल रिजल्ट याद रख लो। सिंपल क्या याद रख लो? रिजल्ट। तो आगे क्या छोटा मोटा तो सीधा रिजल्ट से आपका काम हो जाएगा, डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है ना। डेरिवेशन की जो सेकंड एप्लीकेशन करेंगे उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में मेंशन है, और वो डेरिवेशन आपको करना इंपॉर्टेंट भी होगा ना। फिलहाल इसका रिजल्ट आप याद रख लीजिए, ये हो गया sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस रिजल्ट को, जो ये आपका रिजल्ट आया है, इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम केस में इसके स्पेशल केस अपने काम आएंगे। क्या आएंगे? इसके स्पेशल केस काम में आएंगे। तो अगर आपको स्पेशल केस डायरेक्ट याद रहेगा तो आप इतना बड़ा रिजल्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सीधा स्पेशल केस लगाओ, सॉल्व हो जाएगा ना। जैसे स्पेशल केस पहला, मान लो कोई ये वायर है, इसके कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूछा, लाइन, ये जो वायर है इसकी लाइन पे, इस यहाँ पे कहीं पॉइंट पे पूछा, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसा पूछा तो φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू 0 डिग्री, अपर एंड को जोड़ने वाला, लोअर एंड को जोड़ने वाला, क्या एंगल 0 हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आया था b म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन φ1 यानी साइन 0 प्लस साइन 0, और ये वैल्यू बेटा आपके पास कितनी हो जाएगी? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट वायर है और उसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट है
तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर की लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये कोई वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो इसी की लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाला है। पर बात समझे, एक मैंने वायर इधर खींचा तो इस वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, पर इस वायर के कारण जीरो नहीं होगा क्योंकि इस वायर की लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट, अगर जो करंट कैरिंग वायर है उसकी लेंथ के अलोंग कोई पॉइंट है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। दूसरा केस देखो, मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये कोई वायर है, इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या चीज? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, यानी ये इस लाइन का मिड पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आप क्या बोलोगे सर, ये φ1 और φ2 दोनों बराबर हो गए? क्या इन दोनों की वैल्यू फाई लिख सकता हूँ? यस सर। अगर पॉइंट जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ रहा है तो φ1 बराबर φ2 हो जाता है फाई, एंड द फॉर्मूला इज रिड्यूस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो क्या दोनों φ1 φ2 सेम है तो क्या कितना रहेगा? डबल हो जाएगा। डबल को इससे कट कर लीजिए, ये हो गया 2, ये आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन फाई। ये कब है? जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट लाई कर रहा हो, है ना। अच्छा, तीसरा केस, अगर इनफाइनाइट वायर हो, अगर इनफाइनाइट वायर हो, कैसा वायर हो? इनफाइनाइट वायर। तो चलो, इनफाइनाइट वायर है यानी इधर इस पॉइंट पे निकालना है, इनफाइनाइट वायर है ना। तो देखो φ1 क्या होता था? अपर एंड को जोड़ने वाला एंगल। अब जो अपर एंड को, अब ये इनफाइनाइट वायर है तो अपर एंड इनफाइनाइट को जोड़ोगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो φ1 की वैल्यू होगी 90। देखो, दो पैरेलल लाइन तो इनफाइनाइट पे कट करते हैं, यानी कभी कट नहीं करते, तो φ1 की वैल्यू देखो, अगर ऐसा टेढ़ा बनाओगे तो कहीं ना कहीं तो कट कर जाएगी, तो ऊपर की लेंथ फिक्स हो जाएगी। अभी ऊपर की लेंथ कह रहा है, ऊपर वायर इनफाइनाइट है, बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइट है ना। ऐसे नीचे इनफाइनाइट है तो भाई φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो देखो, क्या φ1 बराबर φ2 है? सर, यानी ये केस तो सेटिस्फाई है ही है। इसके साथ φ1 और φ2 दोनों बराबर भी हैं और इसकी वैल्यू 90 भी हो जाएगी अगर ये वायर इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे किसी पॉइंट पे तो यहाँ पे 290, तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, कैसी वायर? इनफाइनाइट वायर हो तो देख लो, अगर वायर इनफाइनाइट हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं आता है, एक फाइनाइट वैल्यू आती है। कितनी आती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या बात आपको क्लियर है? ओके, और देखिए, ठीक है, एक होता है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर ऐसी होती है जैसे ये इनफाइनाइट वायर है, मैं अगर इसके एक एंड यहाँ पे r डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछूं तो ये वायर एक तरफ तो इनफाइनाइट है पर एक तरफ वायर नहीं है ना, एक एंड पे ही खत्म हो गया। तो अगर इसमें करंट जा रहा है तो देखो भाई, φ1 ऊपर इनफाइनाइट है तो ऊपर का एंगल कितना बन गया भाई? 90, और नीचे एंगल कितना बनेगा? लोअर एंड को तो यहाँ से जोड़ोगे तो क्या एंगल φ2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, नीचे तो वायर है ही नहीं ना। अच्छा, ऊपर वायर है तो सेम इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 यानी 90 प्लस साइन φ2 यानी 5। तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस साइन 5। ठीक है, ये इसके स्पेशल केस हैं। तो देखो, किसी भी फाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2।
इस रिजल्ट से अपन ने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। पहला ये निकाला कि अगर कोई पॉइंट अलोंग द वायर लाई कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। दूसरा अपन ने निकाला अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन फाइव। अगर वायर इनफाइनाइट वायर है तो रिजल्ट होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर ये वायर सेमी इनफाइनाइट वायर है देन द रिजल्ट विल बी दिस। यहाँ पे बस 1 आ जाएगा, 1 प्लस साइन फाइव आ जाएगा। बोलो सही है क्या? अच्छा, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखो, मान लीजिए एक स्क्वायर है, जिसकी साइड बेटा ए है, ठीक है। मैंने इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो देखो, क्या इस एलिमेंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस सर। क्या इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस सर। तो ये कोई सा भी एलिमेंट जो इस एलिमेंट का ये पॉइंट इसकी लाइन पे तो लाई कर नहीं रहा, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसी कारण होगा, इस तरह होगा, ठीक है। अगर कोई वायर ऐसा है, कोई एलिमेंट ऐसा है कि ये पॉइंट उसके अलोंग ही पड़ जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्या ये इसकी लाइन पे पड़ रहा है? नहीं सर, ये साइड में है। क्या इसकी पे? नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, सबके साइड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सबके कारण होगा। अब सबके कारण मैं कहूँ इसके कारण डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ। ऊपर वाले कारण अंदर, इस वाले कारण थंब नीचे करो अंदर, इसके कारण थंब इधर करो अंदर, यानी चारों के कारण डायरेक्शन अंदर होगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ध्यान रखना मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, वैसे वेक्टर सम के बराबर होगा पर क्योंकि सभी की डायरेक्शन सेम आ रही है तो मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, ठीक है। वो स्केलर सम की तरह कर लो। अच्छा, क्या सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूँ देख सभी में करंट आई है, सभी की लेंथ भी आई है, सभी के अक्रॉस ये पॉइंट की पोजीशन भी सेम है, तो क्या B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 होगा? यस सर, क्योंकि सभी वायर्स के लिए ये पॉइंट सिमेट्रिक है। इस वायर के कारण देखूंगा तो देखो वही इसकी लेंथ ए है, वही करंट आई है और उतना ही दूर है, तो सेंटर है ना, इसमें करंट आई है, डिस्टेंस भी उतनी ही है, तो इसके कारण भी, और ये करंट आई है, लेंथ ए है और इसकी डिस्टेंस भी उतनी है, तो यानी इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सबके कारण सेम होगा। अच्छा ऐसे नहीं सर, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, तो कैंसिल होंगे, जुड़ेंगे। आप तो डायरेक्शन निकालो ना, इसके कारण डायरेक्शन किधर आई? इधर, और इसके कारण थंब नीचे करोगे तो डायरेक्शन इधर। क्या दोनों कारण डायरेक्शन सेम आ रही है? यस सर, इसलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगे। ऐसा नहीं सर इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, उतना ही इसने किया, कैंसिल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में थे करंट, है ना। नहीं, आप तो डायरेक्शन निकालिए, वही डायरेक्शन, इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर आ रही है, ऐड होंगे। अच्छा, अब यानी एक वायर कारण मैग्नेटिक फील्ड कोई से कारण निकाल लो, जैसे मैंने 1 के कारण निकाल लिया, इस वायर के कारण, तो भाई फॉर्मूला कितना था भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। अच्छा जी, देखो इस पॉइंट पे निकालना है तो इसको अपर और लोअर एंड से जोड़ो, ये डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी r, तो क्या r की वैल्यू a/2 होगी? यस सर, r की वैल्यू कितनी होगी? a/2। अच्छा, ये और ये एंगल, अब ये सेंटर है तो क्या ये डायगोनल का क्रॉसिंग पॉइंट होगा? यस सर। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो भाई ये एंगल कितना होगा बेटा? 45, और ये एंगल भी कितना होगा? 45। अरे ये तो वही केस हो गया जिसमें φ1 बराबर कितना होता है? φ2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना, ऊपर और नीचे एंगल बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 sin, और फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 45, सीधा लिख दो 45 डिग्री। अच्छा, आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 पाई आर, और साइन 45 पहले होती है 1 अपॉन 2, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एक वायर का। अब आपको एक के कारण निकालना है, चारों के कारण, तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड को इतना लिख दूं मैं? 4 टाइम्स ऑफ B1, क्योंकि सब इक्वल है तो 4 बार जुड़ेंगे तो 4B1 हो जाएगा क्या? यस सर। तो जो B नेट होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल कर लो, आपका आंसर आ गया, और ये √2 से कर लो कैंसिल, √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर कर हो गया। चलिए जी और देखिए,
और देखिए क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि इनफाइनाइट वायर था, उसको आपने बीचों बीच 90 डिग्री पे मोड़ दिया, और जिस पॉइंट से मोड़ा उसको ले लिया आपने ओरिजिन, और इसमें करंट फ्लो हो रहा था ऐसे आई। मैंने कहा अब जो ये असेंबली बनी इनफाइनाइट वायर को आपने मिड पॉइंट से 90 डिग्री पे, आपको ध्यान आ रहा होगा ये सारे क्वेश्चन मैंने तब भी कराए थे जब आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वहां पर ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वहां पे वो सिर्फ कॉम्पिटिशन बेस्ड के लिए थे, आपको मैंने एक्स्ट्रा भी उसके ऊपर एडिशनल लिखवाया होगा ना। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैटर करते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,0 है तो a,0 पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। चलो a,1 पर, a,1 पर। अच्छा a,1 पर बताना है तो a,1 कहाँ से होगा, यहाँ से a दूरी और फिर यहाँ से a दूरी, ये पॉइंट होगा a,, ठीक है। ये डिस्टेंस भी a और ये डिस्टेंस भी a, तो आप उसको दो वायर मान लो, एक तो ये और एक ये। तो पहले इस वायर का निकालो, तो इस वायर का निकालोगे तो बेटा दो वायर जोड़ो, एक तो ये और एक है ये इनफाइनाइट है, तो इधर वाला एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और इधर वाला ये एंगल, अब आपको पता देखो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये एंगल तो भाई 45 होगा, है जी। ट्रायंगल की दोनों साइड बराबर है ना, या ये समझ लो, इसको ऐसा मान लो आप, क्या स्क्वायर बन गया, तो ये डायगोनल है, ये एंगल 45। तो इस वाले का जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड को किधर आएगी, अंदर अंदर, और कितनी आएगी वैल्यू देखो, B = μ0I/4πr, r के लिए यहाँ पे इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये a है, यस सर, μ0I/4πr sin φ1 + sin φ2, यानी sin 90 + sin 45। अच्छा जी, तो वैल्यू कितनी हो गई, μ0I/4πa 1 + 1/√2। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी कारण है, सिर्फ नीचे वाले वायर का। अच्छा ऊपर वाले कारण देखो, तो इस वायर कारण की डायरेक्शन तो सर अंदर की तरफ ही आई, पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे B2, तो सर देखो इसके एक एंड को जोड़ोगे तो 45 एंगल, और इसके दूसरे एंड को जोड़ोगे तो सर 90 एंगल। इस वायर ये 45, ये 90, और ये वाली डिस्टेंस a। अरे सर सारे डेटा वही है, क्या μ0 वही है, I वही है, 4 और r की वैल्यू भी वही है। देखो μ0 चेंज होगा नहीं, I भी चेंज हुआ नहीं, 4π भी चेंज हुआ नहीं, और ये डिस्टेंस a भी चेंज हुई नहीं। φ1 की वैल्यू 90, φ2 की वैल्यू 45, यानी वैल्यू तो इतनी आएगी, वैल्यू इतनी कितनी आएगी B2 की, और B1 और B2 की भाई डायरेक्शन भी सेम आने वाली है, क्या आने वाली है, डायरेक्शन भी सेम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B नेट होगा वो होगा 2B1, 2B1 यानी इसका ट्वाइस कर दो, तो आंसर आएगा μ0I/2πa 1 + 1/, स्ट्रेट वायर कारण है, किस कारण है, स्ट्रेट वायर कारण, ठीक है। और देखिए मैं अगर आपसे बोलूं कि हेक्सागन था, रेगुलर हेक्सागन, साइड है, मैं कहूंगी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, करंट ऐसे, तो एक वायर कार्ड निकाल लो, देख सभी कार्ड डायरेक्शन तो सेम आएगी भाई, सभी कार्ड डायरेक्शन तो क्या आएगी, सेम आएगी। अच्छा जी, अब देखो सभी कारण डायरेक्शन, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इस वाले कारण इधर, इसके कारण अंदर, इसके कारण भी अंदर, इसके कारण भी अंदर, तो ये सब कारण डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को आप सीधा लिख दो 6 टाइम B1, किसी एक वायर कारण निकाल दो 6 टाइम कर दो, क्योंकि सिमिलर है, ये सभी साइड सिमिलर है। अच्छा तो बस आपको वही एक वायर का, ये जब स्क्वायर था तो आपने 4 टाइम्स कर दिया था, पेंटागन होता तो 5 टाइम्स कर देते, हेक्सागन है तो 6 टाइम्स कर दिया, ऑक्टागन होता तो 8 टाइम्स कर देते। तो निकालना आपको एक वायर कारण है, एक वायर कारण कितना होगा, इसके कारण देखो सबसे पहले तो ये वाली लाइन छोड़ो, अब ये साइड अगर ए होती है तो ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी है, ये आपका क्या बनता है, आपका रेगुलर हेक्सागन बनता है ना। रेगुलर हेक्सागन में जो ये ट्रायंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, तो ये और ये एंगल कितने होंगे भाई 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री।
अच्छा जी, तो जब फॉर्मूला लगाओगे b1 की वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि r मान लो, अभी थोड़ी देर के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू डबल हो जाता है ना, तो सीधा मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो साइन 30 बोल बात समझ में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r साइन फाइव, अगर फाइव वन बराबर फाइव होता है तो फॉर्मूला सीधा ऐसा रिड्यूस हो जाता है ना, वन सिंपल फॉर्मूला लगा दिया आपका। अच्छा जी, और देखो अब r की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये साइड a है, ये एंगल 30 है, तो ये वाली साइड कितनी हो गई, a cos 30 होगी क्या, यस सर, ये होगी a cos 30, और cos 30 वैल्यू होती है रूट का 3/2, तो ये वाली जो लेंथ है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कितनी है, रूट का 3/2a, तो रख दो भाई ये सारी चीजें, यहाँ पे कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r की वैल्यू रूट का 3a/2, तो 2 से 2 गया, और साइन 30 की वैल्यू भाई फिर से 1/2 आ गई, तो जो वैल्यू आई एक वायर कारण वाई म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई a, 2√3 पाई a, ये वैल्यू आ गई एक वायर कारण। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल इस रेगुलर हेक्सागन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और देखिए अब मैंने अब इस रिजल्ट को मैंने जनरलाइज किया, जैसे हमारा ट्रायंगल होता तो एक के कारण निकाल के 3 से मल्टीप्लाई, हेक्सागन है तो 6 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो मैंने एक एन साइड का, कितनी साइड का, एन साइड का रेगुलर पॉलीगन मान लिया। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं ऐसे, यानी एन साइड का है, एन साइड का है। ठीक है, अच्छा जी, इस एन साइड के रेगुलर पॉलीगन जिसके हर साइड ए है और टोटल लेंथ जो है ऐसे ए साइड की एन लेंथ है, तो जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एन में, एन साइड है, हर साइड ए लेंथ की है, तो कितना हो गया, एन ए हो गया। ठीक है, इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो भाई कैसे निकाले, करंट मान लीजिए शरीर में आई ये जा रहा है, तो कैसे निकालो भाई, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट वो कितना होगा, n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर। अच्छा, अब वन वायर का जैसे इस वायर का लिखूं तो भाई मुझे इस एंड को जोड़ना पड़ेगा, इस एंड को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो ये एंगल लिखने पड़ेंगे, ये दोनों एंगल है। अच्छा, अब आप देखो ऐसी एन साइड है, अच्छा ये टोटल इस सेंटर पे जो टोटल एंगल होगा वो तो बेटा 2 पाई होगा, कितना होगा, 2 पाई। ऐसा एंगल कितनी साइड्स में डिवाइड है, एन साइड में, तो ये जो पूरा ये एंगल है ये होगा 2 पाई बाई एन, कितना होगा, 2 पाई बाई एन। इसमें से ये आधा इधर वाला एंगल होगा पाई बाई एन, और इधर वाला एंगल होगा पाई बाई एन, बोल होगा टोटल एंगल कितना, 2 पाई, और ऐसी एन साइड है तो ये एंगल हर साइड का एन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया, 2 पाई बाई एन। अब ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर, ये कितना हो गया, पाई बाई एन, और ये भी कितना हो गया, पाई बाई एन हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो एन टाइम्स हो जाएगा, अपन तो B1 लिख लेते हैं, B1 कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये डिस्टेंस मान लो d है, 2 पाई डी, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू दोनों बराबर ही है, तो साइन पाई बाई एन आ गया, साइन पाई बाई एन आ गया। चलो जी, और देखो इसको मैं B1 को जो लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डी की वैल्यू देखो, जो डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये डी कितना होगा, तो ये एंगल पाई बाई एन दे रखा है, तो tan पाई बाई एन बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू a/2, ये टोटल लेंथ कितनी है, a/2 बाई डी, a/2 बाई डी tan थीटा हो गया ना। तो भाई d की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो d की वैल्यू जो निकालोगे वो कितनी आएगी, a अपॉन 2 tan
पाई बाई एन, डी की वैल्यू ए अपॉन 2 पाई बाई एन, बोलो हो गया सर। अच्छा जी, इस 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आ गया साइन पाई बाई एन। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो b1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये tan पाई बाई एन ऊपर चला जाएगा, tan पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। अच्छा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भाई, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो n म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए tan पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। ठीक है, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये पोलियन। अब इसके अंदर n की वैल्यू आप 3 रख दोगे तो ये रिजल्ट ट्रायंगल के लिए लगेगा, 4 रखोगे तो स्क्वायर के लिए लगेगा, 5 रखोगे तो जैसा भी आप रखते जाओगे। ठीक है, अब आप जानते हो कि a की वैल्यू कितनी आएगी, l बाई एन, चाहो तो यहाँ रख दो। तो देखो b नेट को आप ऐसा लिख सकते हो, b नेट इक्वल टू n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन पाई l, l बाई एन रख दिया, एक ही तो l ऊपर चला गया, n स्क्वायर tan पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। कोई खास बात नहीं है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। रख के देखना, इसमें n की वैल्यू 4 रख के देखना, आपका वही रिजल्ट आएगा जो आपने स्क्वायर के लिए निकाला था। आप n की जगह 6 रख के देखना, आपका वही रिजल्ट आएगा जो आपका किसके लिए आया था, आपका पॉलीगन के लिए। किसके लिए आया था, पॉलीगन के लिए। पर यहाँ पे जो l है वो क्या है, टोटल लेंथ, एक साइड की लेंथ नहीं है। अगर एक साइड की लेंथ दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे n आएगा ना। और टोटल पूरी सर्कमफेरेंस, ये रिजल्ट मैंने इसलिए लिख दिया, जनरली आप यही काम में लोगे, ये मैंने इसलिए लिखी है, अपन इसको आगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। बाकी इस फॉर्मूले में जैसे मैं रख के दिखा देता हूँ, अगर मैं कहता स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए देखो b नेट लिखते हैं आप, एक स्क्वायर जिसकी साइड a है तो कितना होता, स्क्वायर के लिए 4 होता, ये होता म्यू नॉट आई अपॉन ये पाई, स्क्वायर की एक साइड कितनी a, यहाँ पे एक साइड रखनी, यहाँ पे टोटल साइड है, ये फॉर्मूला लगाओ तो tan पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, भाई पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1 और sin 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। भाई रूट 2 से इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। चेक कर लेना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपको करवाया था स्क्वायर वाला, उसका रिजल्ट कितना ही आएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लेते हो तो आप कितनी भी साइड का रेगुलर पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, रेगुलर होना चाहिए जिसकी साइड साइड इक्वल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका ट्रायंगल हो, चाहे आपका हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड आप एक लाइन में लिख सकते हैं अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लें तो। चलिए जी, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं ना। चलिए जी, अगर मैं कहूं कि जो ये एन साइड का आपने ये पॉलीगन लिया था, एन साइड का, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखना गौर से, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए तो पाई बाई n टेंड्स टू 0 हो जाएगा।